मैं पीसी यादव आप सभी साथियों का अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत एक नए टॉपिक अध्यादेश से संबंधित आपके साथ वीडियो साझा कर रहा हूं। अध्यादेश से संबंधित तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं। अध्यादेश से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, हम अमूमन जहां कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्न आते हैं वहां गलतियां करके आते हैं। अगर तथ्यों की बात किया जाए तो तथ्यों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिससे हम वाकिफ हैं। जैसे राष्ट्रपति का अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद में है, या राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है, ये तो आपको याद है। लेकिन इससे संबंधित कई ऐसे कोण हैं जिन पर हमें गहन विश्लेषण की जरूरत है। तो आज हम आपके साथ अध्यादेश से संबंधित तमाम पहलुओं, तमाम कोणों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अध्यादेश से संबंधित एक पूरे बोर्ड पर हमने क्या लिख दिया है। तो इसके पीछे का आशय ये है कि हमारा उद्देश्य ही है कि जिस टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करें उस टॉपिक से संबंधित जितने भी कोण बनते हैं, जहां जहां से प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों से संबंधित आपको जानकारी प्रदान करें। तो आज अध्यादेश की बात है, अध्यादेश की चर्चा करेंगे और अध्यादेश के बारे में आपको हम अवगत कराएंगे। अगर अध्यादेश की बात किया जाए कि अध्यादेश होते क्या है, सर्वप्रथम ये जानें कि अध्यादेश किसे कहते हैं। अध्यादेश का तात्पर्य ऐसा है, अध्यादेश का तात्पर्य उस आदेश से है जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, उदाहरण स्वरूप राज्यपाल या राष्ट्रपति, उसके द्वारा जो आदेश जारी किए जाते हैं उस समय जब व्यवस्थापिका कार्य न कर रही हो, अर्थात व्यवस्थापिका का सत्र न चल रहा हो, उस परिस्थिति में जब तत्काल जरूरत होती है किसी विधि की, कानून की, तब माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो आदेश निर्गत किए जाते हैं, जो जारी किए जाते हैं कानून के रूप में, वही अध्यादेश का रूप होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम समझें, अध्यादेश का तात्पर्य विधि से है, कानून से है, वह कानून जिसको व्यवस्थापिका अपने सदन में पारित करती है। सदन नहीं चल रहा है और तत्काल कानून की आवश्यकता है, तो इसके लिए संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी आपातकालीन व्यवस्था की है जिसके तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश के इतिहास के बारे में अगर हम नजर डालें तो अध्यादेश भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, आपको ये मालूम है कि जो संविधान का विकास हुआ है, जो हमारे भारतीय संविधान का विकास हुआ है, एक क्रमिक हुआ है, क्रम से हुआ है। अगर आप सोचें कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित की गई 1600, तो 1600 ईस्वी से लेकर के 1858 तक, यानी जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 का, तब तक जो विभिन्न आदेश निर्देश निर्गत किए जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, कंपनी के थ्रू, उस समय के अलग कानून हैं। और जब क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारतीय सत्ता अधिग्रहण कर ली जाती है 1858 में, तब जो आदेश निर्देश निर्गत किए जाते हैं वो अलग ढंग के हैं। तो यहां हम ये देखते हैं जो भारतीय परिषद अधिनियम है 1861, जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है, सर्वप्रथम इसमें अध्यादेश की बात की गई। गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में, गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। यहां आप यह समझें, जो विधान परिषद है, विधान परिषद का तात्पर्य अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संसद, क्योंकि उस समय संसद अस्तित्व में थी नहीं, उस समय यहां पर विधान परिषद के रूप में व्यवस्थापिका कार्य कर रही थी। तो उस समय ऐसा किया गया ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से कि गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में, जैसे कोई इमरजेंसी पड़ती है, उस समय विधान परिषद की जरूरत, उस समय विधान परिषद नहीं चल रहा है या उस समय विधान परिषद सत्र में नहीं है,
या विधान परिषद की अनुमति के बगैर, मतलब विधान परिषद अगर अनुमति नहीं देता है, फिर भी गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई, ये शक्ति दी गई कि वह संकटकालीन दशा में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश उतने ही पावरफुल हैं, उतने ही अधिकार रखते हैं जितना कि विधान परिषद के द्वारा पारित किया गया कोई कानून है। तो इस प्रकार यहां से जो प्रश्न बनता है, प्रश्न यहां से ये आता है कि अध्यादेश का जो विकास हुआ, अध्यादेश का जो उद्भव हुआ भारत में, किस अधिनियम के तहत हुआ है, किस अधिनियम के अंतर्गत अध्यादेश का विकास हुआ। तो यहां इस प्रश्न का उत्तर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से भारत में सर्वप्रथम अध्यादेश अस्तित्व में आया। अगर हम चर्चा ये करें कि भारतीय संविधान में अध्यादेश कैसे आया, तो इसकी चर्चा भारत सरकार अधिनियम के 1935 का जो अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो धारा 42 है और 43 है, उससे संबंधित जो वहां प्रावधान किया गया था, वही प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। और भारत में सर्वप्रथम अध्यादेश का अगर उद्भव हुआ, विकास हुआ, तो 1861 का जो भारतीय शासन अधिनियम है वहां से हुआ। यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आगे ऐसे देखें, जैसा कि हमने बताया कि अध्यादेश ऐसे कानून हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद की अधिनियम के समान प्रभाव है। तो यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है, क्योंकि संघ का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है, राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है या उसके नाम जो भी कार्य किए जाते हैं, वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही करता है। क्योंकि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली अस्तित्व में है और संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्रिमंडल होता है, जो मंत्रिपरिषद होता है, उसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति कार्य करता है। नाम तो राष्ट्रपति का होता है, लेकिन वास्तविक रूप से कार्य कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद करती है। तो यहाँ बताने का तात्पर्य यह है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाता है और जिसका संसद की अधिनियम के समान प्रभाव होगा। यानी संसद जो अधिनियम पास करती है, जो एक्ट पास करती है, जो एक्ट बन जाता है, वही अधिकार अध्यादेश का भी होता है। अब अगर देखें, जो दूसरे प्रकार के प्रश्न आते हैं, प्रश्न ये आते हैं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है, संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यहां अनुच्छेद है 123, 1, 2, 3। राष्ट्रपति को जो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, और वहीं जो राज्यों के राज्यपाल हैं उनको अनुच्छेद 213 के तहत पावर दी गई है। तो ये दो प्रकार के प्रश्न बहुतायत मात्रा में आते हैं और यहाँ से गलतियां बहुत कम होती है, क्योंकि बच्चे इसको आराम से रट लेते हैं। 123, 213, 123, 213। 123 क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है, जो जारी किया जाता है, वह अनुच्छेद 123 के तहत है। और राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा जो अध्यादेश लाया जाता है वह अनुच्छेद 213 के तहत होता है। लेकिन मैं जिसकी बात करने चल रहा हूं, इसकी चर्चा बहुत कम होती है। वो चर्चा क्या है? उपराज्यपाल की। जैसा कि आप जानते हैं, राज्यों में राज्यपाल होता है और जो संघ राज्य होते हैं, जो संघ शासित प्रदेश होते हैं, वहां उपराज्यपाल होता है। तो जो उपराज्यपाल होता है उसको भी तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान होती है। उपराज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 239 खा, ये ध्यान देना, क्योंकि यहां से प्रश्न अभी ज्यादा पूछा नहीं गया है, कहीं कहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये प्रश्न जब ये पॉइंट, जब ये बिंदु आपको याद रहेगा, ये आर्टिकल याद रहेगा, तो आप वहां पर इस प्रश्न को स्किप नहीं कर पाएंगे और आराम से कर लेंगे। तो आप समझे, जो उपराज्यपाल होता है, संघ राज्य का उपराज्यपाल होता है, वो अनुच्छेद 239 के पैरा ख के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो अब आप क्रम से इसको याद कर लें। राष्ट्रपति 123, राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है अध्यादेश जारी करने का, अनुच्छेद 123 है। राज्यपाल का 213 है और संघ राज्य का जो उपराज्यपाल है 239 के पैरा ख।
यहाँ जो ये प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों का यहाँ निराकरण हो गया। अब अगर देखें, यहां से भी प्रश्न आता है और ये प्रश्न में बच्चे फंसते हैं। फंसते क्या है, अमूमन हर जगह आपको मिलता है कि जो अध्यादेश जारी किया जाता है, अध्यादेश जो राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है, उसकी अवधि क्या होती है? तो अवधि क्या होती है? 6 माह। यही तो पढ़े हो, यही पढ़ते भी हो। अगर वहां विकल्प दे दे 6 माह, 6 माह प्लस 6 सप्ताह, दोनों या दोनों में से कोई, तो वहां आप असमंजस की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है, जो वैधता है, वो 6 माह 6 सप्ताह है। ध्यान देना, 6 माह 6 सप्ताह है। ये 6 माह 6 सप्ताह कैसे है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आप ये समझिए कि एक जो सदन होता है, संसद की 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा का जब सत्र आहूत किया जाता है, सत्र आहूत कौन करता है और सत्र स्थगित कौन करता है? ये भी बड़ा दिलचस्प प्रश्न है, यहां से भी प्रश्न आते हैं। सत्र आहूत करना और सत्र स्थगित करना अंतर है। सत्र आहूत करता है भारत का राष्ट्रपति और सत्र स्थगित करता है वो लोकसभा अध्यक्ष यानी पीठासीन अधिकारी। सत्र आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। जब सत्र आहूत किया जाता है तो एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच की जो अवधि होती है, मैक्सिमम कितने महीने होती है? यानी संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि संसद का जो सत्र होगा तो एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में जो अंतराल होगा वो 6 माह से अधिक नहीं होगा। ध्यान देना, एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच का जो अंतराल होगा वो कितना होगा? 6 माह से अधिक नहीं होगा। तो यहां 6 माह अंतराल नहीं होगा, तो 6 माह अध्यादेश का समय दिया गया। तो हर जगह यही आता है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, उसकी अवधि कितनी है? 6 माह। लेकिन फिर आगे क्या लिखा है? आगे ये लिखा है, जब सत्र आहूत किया जाएगा, जब सत्र लोकसभा और राज्यसभा का जब सत्र आहूत किया जाएगा, तो सत्र की शुरुआत से जिस डेट को, जिस तारीख को सत्र की शुरुआत होती है, उसके 6 सप्ताह तक, ध्यान देना, उसके 6 सप्ताह तक वह अध्यादेश अस्तित्व में रहेगा। वह अध्यादेश अस्तित्व में रहेगा। कैसी परिस्थिति में? अगर उस पर कोई विचार नहीं किया जाता है तब। जैसे मानो कोई अध्यादेश जारी किया गया, अब 6 माह बीत गया, अब उसी समय संसद का सत्र आहूत कर लिया जाता है। अब सत्र के बीच में 6 सप्ताह का समय दिया गया, 6 सप्ताह तक, शुरू से लेकर के 6 सप्ताह तक उसके बीच में उस पर चर्चा हो जानी चाहिए। या तो उसको पास कर दिया जाए, पहले भी किया जा सकता है। अगर पास नहीं किया जाता है तब उसकी अवधि क्या होगी? 6 सप्ताह तक होगी। तो इस प्रकार किसी भी अध्यादेश की अवधि मैक्सिमम या अधिकतम कितनी होती है? 6 माह 6 सप्ताह, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। यहां अवधि से संबंधित जो भ्रांतियां थी वो आप समझ गए होंगे, ये उम्मीद करता हूं। इससे संबंधित जो आपका कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। तो इस प्रकार किसी भी अध्यादेश की जो अवधि होगी वो 6 माह प्लस 6 सप्ताह होगी। अब अगर हम बात करें, क्या अध्यादेश उस समय के पूर्व भी मतलब निरस्त किया जा सकता है? बिल्कुल निरस्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे उस अध्यादेश को निरस्त कर सकता है, यानी समय के पहले, संसद का सत्र चलने वाला है उसके पहले भी निरस्त कर सकता है। ऐसा भी हुआ है, हमारे देश में ऐसा भी हुआ है, जब उसकी समयावधि खत्म हो गई स्वतः अध्यादेश निरस्त हो जाता है। उसके बाद संसद का सत्र चलता है और संसद का सत्र जब पूरा हो जाता है, यानी जब सत्र का समापन हो जाता है, उसके बाद सरकार फिर अध्यादेश ला देती है। हालांकि इस पर हम अभी गहन विश्लेषण करेंगे कि इस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, क्या ये चीटिंग नहीं है, क्या ये संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है, इस पर हम चर्चा अभी करेंगे। यहां अनुच्छेद 13 का की हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 13 का आप समझ गए होंगे, हम पहुंच गए हैं भाग 3 में, फंडामेंटल राइट यानी जो मूल अधिकार है उसके तहत इसकी बात कर रहे हैं।
जो अनुच्छेद 13 का है, अनुच्छेद 13 का के अधीन जो विधि शब्द है, विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश भी आता है। यहां बताने का क्या औचित्य है? यहां ये सेंटेंस आपको बताने का क्या औचित्य है? यहां बताने का औचित्य ये है कि जो विधि शब्द है अनुच्छेद 13 का के अधीन, उसके अंतर्गत अध्यादेश भी आता है। अर्थात अगर कोई ऐसा अध्यादेश माननीय राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है जो भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों का हनन करता है या असंवैधानिक तरीके से उनके अधिकार को कम करता है, मूल अधिकारों को कहीं ना कहीं क्षत पहुंचती है, किसके द्वारा? अध्यादेश के द्वारा, तब वह अध्यादेश भी उसी तरह, अध्यादेश के साथ उसी तरह पेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय आएगा जिस प्रकार से व्यवस्थापिका के द्वारा पारित अधिनियमों पर। यानी अगर वह अध्यादेश मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह भी अध्यादेश असंवैधानिक हो जाएगा, निरस्त माना जाएगा, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगा। ऐसा नहीं है कि अध्यादेश इन सबसे ऊपर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अध्यादेश व्यवस्थापिका के द्वारा पारित किए गए अधिनियमों की तरह ही व्यवहार करता है। तो यहां इस प्रकार अगर हम समझें, ये जो मैंने ये पार्ट लिखा है, इस पार्ट में तथ्यों का समावेश है। जो तथ्यों से संबंधित प्रश्न आते हैं उन पर मैंने क्रमशः वर्णन किया है। तो आप समझ गए होंगे कि सर्वप्रथम भारत में अध्यादेश का विकास होता है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। और आप ये जानिए कि भारतीय संविधान में जो वर्णित है, जो अध्यादेश वर्णित है, वो आया कहां से है? वो आया है भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42-43 के तहत। और राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल को संविधान के किन किन अनुच्छेदों के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123 यानी राष्ट्रपति, अनुच्छेद 213 यानी राज्यपाल, अनुच्छेद 239 खा, अनुच्छेद 239 खा यानी उपराज्यपाल। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अवधि की बात हो जाए तो अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह, इसको आप भूलिएगा नहीं, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। अगर वहां विकल्प में ये नहीं आता है, ध्यान देंगे, अगर विकल्प में 6 माह, 3 माह, 2 माह, 1 वर्ष आता है, तब क्या करेंगे? तब आप 6 माह लगाएं। लेकिन 6 माह 6 सप्ताह अगर विकल्प है तो उसको ही आप टिक लगाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं परिस्थितियों की। परिस्थितियां क्या है? अध्यादेश को किस परिस्थिति में लाया जाता है, इस पर चर्चा करते हैं। इस पार्ट को अगर आप बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे, तो इससे संबंधित जितनी भी भ्रांतियां हैं अभी यहीं स्पष्ट हो जाएंगी। आप समझें और इसको बहुत ही गहन तरीके से समझें, क्योंकि अध्यादेश से संबंधित जो भी प्रश्न होगा, जितने भी प्रश्न बनेंगे, उन सभी प्रश्नों का यहां उत्तर मिलेगा और अध्यादेश से संबंधित प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। परिस्थितियां क्या है? संसद विधानमंडल का सत्र न चल रहा। विधानमंडल को मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था के तहत संघात्मक शासन व्यवस्था भी संचालित है। तो जिस प्रकार यहां संसद है केंद्र में, उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल है। जिस प्रकार भारत का राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार जो प्रदेश होते हैं, राज्य होते हैं, उनके राज्यपाल होते हैं। तो यहां क्या है? संसद विधानमंडल का अगर सत्र नहीं चल रहा है, यानी संसद का और विधानमंडल का अगर सत्र नहीं चल रहा है, उस परिस्थिति में संबंधित राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है? एक सदन के सत्र में होने पर भी, ये क्या है? ये बात यहां ये है कि जैसे आपको मालूम है इस संसद के 2 सदन हैं, कोई भी बिल तब तक अधिनियम नहीं बनता जब तक दोनों सदनों द्वारा पारित न हो जाए और वह राष्ट्रपति की मंजूरी न मिल जाए। अगर मानो संसद का एक सत्र चल रहा है, एक नहीं चल रहा है, संसद का एक सदन सत्र में है और दूसरा सदन सत्र में नहीं है, तो क्या बिल पास हो सकता है? नहीं पास हो सकता है। तो उस परिस्थिति में भी सरकार को यह अधिकार है, यानी माननीय राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अध्यादेश ला सकते हैं। 2 परिस्थिति बनी। पहली परिस्थिति यह है जब संसद के दोनों सदन या विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो,
और दूसरी परिस्थिति ये है कि अगर एक सदन सत्र में हो दूसरा ना हो, तब पर भी राष्ट्रपति या संबंधित राज्य का राज्यपाल अध्यादेश ला सकता है। क्लियर हो गया कि अध्यादेश कब लाया जाएगा? दो बिंदुओं में आप समझ गए होंगे। आगे हम देखें, यदि संसद के दोनों सदनों को अलग अलग तिथि में पुनः बैठक के लिए बुलाया जाता है, ध्यान दें, यदि संसद के दोनों सदनों को अलग अलग तिथि में पुनः बैठक के लिए बुलाया जाता है तो ये 6 सप्ताह की गणना बाद वाली तिथि से की जाएगी। ध्यान देना, जो हमने यहां बताया 6 माह 6 सप्ताह, तो ये यहां गणना क्या होगी? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह की जो गणना होगी वो बाद वाले जो सदन सत्र में आएगा उसको लिया जाएगा। जैसे मानो कि हमने बताया 6 माह, और वो हो सकता है कि जो संसद का सत्र हो 4 महीने बाद ही आ जाए। ध्यान देना, इस बिंदु को ध्यान दें, 4 महीने के बाद ही संसद सत्र में आ जाती है। अब संसद जब सत्र में आती है तो लोकसभा को मानो अगर 1 जनवरी को बुलाया गया, लोकसभा को 1 जनवरी को बुलाया गया और राज्यसभा को 10 जनवरी को। ध्यान देना, लोकसभा को 1 जनवरी को और राज्यसभा को 10 जनवरी को। तो जो 6 सप्ताह वाली गणना है 1 जनवरी से नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमने बताया 6 माह प्लस 6 सप्ताह। तो आप जब 4 महीने के बाद ही बुला लेते हैं, 6 माह नहीं बुलाते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहां 1 जनवरी से लेकर के आप कहोगे 6 सप्ताह जहां तक होगा वहीं पर उसका एंड हो जाएगा? नहीं, वहां एंड यहां से होगा। 10 जनवरी से जो डेट होगी उसके बाद 6 सप्ताह जहां तक जाएगा वहां उसका एंड पॉइंट होगा। समझ गए? यानी जो बाद में सदन सत्र में आएगा वहां से 6 सप्ताह की गणना ली जाएगी। तो इस प्रकार 6 माह 6 सप्ताह से संबंधित जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा। इसको समझ ले। यहां लिखा है यदि संसद के दोनों सदनों को अलग अलग तिथि में पुनः बैठक के लिए बुलाया जाता है तो एक 6 सप्ताह की गणना बाद वाली तिथि से की जाएगी। यानी जो बाद में सदन सत्र में आएगा उसकी गणना वहां से की जाएगी। अब उसमें लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, मैंने केवल एग्जांपल दिया है। तो आप 6 माह और 6 सप्ताह का जो भ्रम है वो आप समझ गए होंगे। आप आगे बिंदु देखें, विधेयक की भांति अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है। ये क्या है? विधेयक जैसे होते हैं, जो बिल होते हैं वो पूर्ववर्ती भी होते हैं। पूर्ववर्ती का तात्पर्य यह है कि बिल आज पास हुआ लेकिन वो पूर्ववर्ती हो सकता है। जैसे बिल आज मानो कि ये महीने चल रहा है अक्टूबर का, 25 अक्टूबर को बिल पास होता है, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 1 सितंबर 2022 से लागू हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां बिल क्या है? बिल की तरह अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है, यानी पूर्व से वह लागू हो सकता है। तो पूर्ववर्ती का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, यानी जब अध्यादेश लाया जा रहा है उसके पहले की तारीख से भी उसको लागू माना जा सकता है। आगे बिंदु देखें, संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश निषेध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न तो बनता ही बनता है। प्रश्न क्या बन सकता है कि क्या संविधान संशोधन में अध्यादेश लाया जा सकता है? यानी संविधान संशोधन से संबंधित अध्यादेश लाया जा सकता है, या प्रश्न ऐसे भी घुमा के आ सकता है, अध्यादेश कब नहीं लाया जा सकता? तो उसमें विकल्प अगर आ गया संविधान संशोधन हेतु, तो संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश नहीं आ सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दोनों सदनों द्वारा पारित होता है, दोनों सदनों द्वारा पारित होता है। ऐसा नहीं है कि आप अध्यादेश ला दिए और संविधान में संशोधन कर दिए, ऐसा संभव नहीं है। जो ये अध्यादेश है ये सामान्य जो विधायी प्रक्रिया है, जो सामान्य कानून बनाए जाते हैं उनसे संबंधित है, ये संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है। तो इस तथ्य को भी आप भली बात समझ लें कि संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश निषेध है, यानी संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश नहीं माना जाएगा। अध्यादेश व अनुच्छेद 352 का कोई संबंध नहीं है, इसको भी समझें। जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय को
माननीय राष्ट्रपति जी को 3 प्रकार के आपातकालीन अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 क्या है? अनुच्छेद 352 में यह है, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में आपातकाल लागू होता है। अनुच्छेद 356 क्या है? किसी राज्य में जो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल है, जब देश की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाए, उस स्थिति में जो आपातकालीन अधिकार होते हैं वो अनुच्छेद 360 के साथ, यानी आर्थिक संकट उससे संबंधित लागू होते हैं। यहां बताने का तात्पर्य है कि इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जब अनुच्छेद 352 होगा तभी राष्ट्रपति अध्यादेश लाएगा। आपके दिमाग में होगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश कैसे ला सकता है, अनुच्छेद 352 जब आपातकाल होगा तभी आएगा, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 352 लागू हो या ना लागू हो, सामान्य दिनों में भी राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। आपको मालूम है 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची से संबंधित कानून है उसी पर राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, और राज्य सूची से संबंधित राज्यपाल लाएगा। तो यहां ये बात आप समझ लें कि इसका संबंध अनुच्छेद 352 से नहीं है। अध्यादेश को जारी करने के कारण व परिस्थितियों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये क्या है? इसमें यह है कि जैसे जब लोकसभा का सत्र बुलाया गया, लोकसभा की बैठक शुरू होती है, उस समय जो अध्यादेश लाया गया था जिससे संबंधित वहां बिल प्रस्तुत किया गया अध्यादेश को पारित करने के लिए, उसके कारणों की, उनकी परिस्थितियों को सदन में या सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए या बताया जाना चाहिए सरकार के द्वारा किन परिस्थितियों में हम अध्यादेश लाए, क्या जरूरत थी अध्यादेश लाने की। ये सब आपको अवगत कराना है। किसको? लोकसभा को या संसद को, संसद के किसी भी सदन को। उससे जब वह बिल वहां प्रस्तुत होगा, अध्यादेश प्रस्तुत होगा, तो उससे संबंधित जो कारण है, जो परिस्थितियां हैं, उनको आप अवगत कराएंगे। ये लोकसभा का नियम बताता है। लोकसभा का नियम ये कहता है कि जब सरकार अध्यादेश से संबंधित बिल प्रस्तुत करेगी सदन के पटल पर, तो उससे संबंधित कारण और परिस्थितियों को भी सदन को अवगत कराएगी। अब कुछ वाद है। हमने बताया कि बड़े पैमाने पर हमारे देश के जो तथाकथित नेता हैं, जो अपने आप को देश का सेवक मानते हैं, ध्यान देना, मानते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं वो आप भी जानते हैं। संविधान के साथ उस तथाकथित नेताओं ने किस तरह खेल खेला, ये आप जब पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा। तो यहां इसके साथ भी खेल खेला गया। जो 6 माह का समय है, इसके साथ भी खेल खेला गया। कैसे खेला गया उस पर नजर रखें। ऊपर बनाम भारत संघ 1970 का वाद है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये वाद आया था। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। इन सेंटेंस पर आप ध्यान दें कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। प्रश्न चिन्ह लगाने का तात्पर्य यह है, जैसे सरकार अध्यादेश लाती है, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है। अध्यादेश लाने का जो पावर है, नाम का तो राष्ट्रपति है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश लाते हैं। तो अध्यादेश लाया जो गया है उसकी मंशा पर भी प्रश्न खड़ा किया जा सकता है। मंशा क्या है? मंशा का तात्पर्य यह है, जैसे मानो संसद में किसी दल विशेष का बहुमत ना हो, जैसे मानो सरकार है, सरकार का लोकसभा में बहुमत है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत नहीं होगा तो सरकार ही नहीं होगी। लोकसभा में बहुमत है पर राज्यसभा में नहीं है। लोकसभा में बहुमत है और राज्यसभा में नहीं है, तो उस परिस्थिति में क्या बिल पास हो सकता है? नहीं पास हो सकता है। तो उस परिस्थिति में सरकार क्या करती है? सरकार लाती है अध्यादेश। अध्यादेश लाई क्योंकि अध्यादेश जो संसद द्वारा पारित विधि है उसी के समान वह व्यवहार करेगा और वह अपना कार्य करेगी। और जब संसद सत्र में आएगा वहां बिल पास नहीं होगा तो उसकी समयावधि जो 6 माह 6 सप्ताह है ऑटोमेटिक स्वतः समाप्त हो जाएगी, अध्यादेश निरस्त हो जाएगा। फिर क्या होगा? सत्र स्थगित होगा, विघटित हो जाएगा, समापन हो जाएगा, फिर अध्यादेश लाएगा। ये जो खिलवाड़ किया गया, अगर आप
को याद हो, ये सन 2015 की बात है। 2015 में जो भूमि अधिग्रहण बिल आया था, उस समय जो वर्तमान की सरकार है उसका बहुमत राज्यसभा में नहीं था, उसका बहुमत राज्यसभा में नहीं था। तो ये 2 या 3 बार ऐसे बिल आए भूमि अधिग्रहण से संबंधित, क्योंकि संसद में वह पास नहीं हो पा रहा था और सरकार बार बार बिल ला रही थी। तो इस पर माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी टिप्पणी की थी। उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय थे प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब मुखर्जी ने इस पर टिप्पणी की थी कि ये तरीका सही नहीं है, उचित नहीं है। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है यानी विपक्ष के साथ और संसद के सदस्यों के साथ वार्ता करे और बिल को जो उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है व्यवस्था के जरिए उसको पारित कराए। इसके पहले भी खिलवाड़ किए गए, ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार ने ऐसा किया। इसके पहले भी सरकारों ने बड़े पैमाने पे किया है। अगर आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देखें तो ये भी भारतीय संविधान के साथ कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में खेले हैं। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो यहां मैंने बताया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, अर्थात ऐसा नहीं है कि आप अध्यादेश लाते हैं और आपके अध्यादेश पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। हम उसका आशय देख सकते हैं कि आपने किस परिस्थिति में कैसे इसको अध्यादेश को लाया। अगर कहीं से ऐसा लगता है कि आपके द्वारा अध्यादेश लाया जाना कहीं न कहीं संविधान के प्रति चीटिंग है, धोखा है, तो इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर सुनवाई कर सकता है। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975, मैं यहां उदाहरण दे रहा हूं। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 को याद करिए। माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल, माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो कार्यकाल था 1975, उसमें इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी, समझे। 1970 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। और 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो बिल लाती है उसमें यह लिखा जाता है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी तथा न्यायिक समीक्षा से परी होगी। आप कल्पना करिए कितना बड़ा खेल खेला गया। यहां खेल खेलने का तात्पर्य यह है कि यहां तो साफ साफ लिख दिया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप ना करे, यानी सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी। तो ये तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि राष्ट्रपति की संतुष्टि का तात्पर्य प्रधानमंत्री की संतुष्टि, यानी क्योंकि हमारे देश में संसदात्मक शासन प्रणाली है और वास्तविक शासन किसके हाथ में होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। तो यहाँ बड़ी ही चतुराई ढंग से राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी, इस प्रकार का सेंटेंस डाल दिया गया। आगे क्या लिखा गया? तथा न्यायिक समीक्षा से परे होगी, यानी इस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में इससे संबंधित रिट पिटीशन नहीं हो सकती। तो अब बताओ माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी किस पार्टी से संबंधित थी? तो ऐसा नहीं है, जो सरकारें आई वो खेला खेली और संविधान के अनुच्छेदों की आड़ में हमने बताया है पिछले वीडियो में भी, जो भी सरकारें आती हैं अनुच्छेदों की जो आड़ में कहीं से भी जो गैप है उसका वो फायदा उठाती है। फिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है, आपको मालूम है ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम माननीय मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बनते हैं उस समय ये संशोधन आता है और उस संशोधन में क्या करते हैं? उपर्युक्त उपबंध का लोप किया गया। जो ये उपबंध माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने डाला था उसका इन्होंने लोप कर दिया। लोप करने का मतलब कि ये जो स्थिति है पूर्व की स्थिति है, यानी राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, वो फिर बहाल कर दिया गया, यानी सुधार किया गया। ध्यान दें, जो बीच में ये गड़बड़ी हो गई थी उसको सुधारने के लिए ये संशोधन लाया गया 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पूर्व की स्थिति को बहाल किया। अब यहां ये देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे क्या कहा है इस पर प्रकाशन डालते हैं। अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को उस परिस्थिति से निपटने में योग्य बनाती है जो आकस्मिक व अचानक उत्पन्न होती है जब संसद के सत्र कार्यरत नहीं होते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? जब संसद के सत्र कार्यरत न हो, अर्थात संसद के सत्र न चल रहे हो, उस समय राष्ट्रपति को उस परिस्थिति से निपटने में योग्य बनाती है। जैसे वो परिस्थिति पैदा हो गई,
आपको अगर याद हो, पोटा ऐसे ही आया था। पहले पोटो था, उसके बाद पोटा हो गया। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय जब पोटो आया, संसद सत्र नहीं चल रहा था। संसद का सत्र जब शुरू हुआ तो उसमें दोनों सदनों में वह बिल पास नहीं हो पाया, तो मजबूर होकर के सरकार ने संयुक्त अधिवेशन बुलाया और संयुक्त अधिवेशन में पोटो को पास करके पोटा बना दिया गया। तो इस प्रकार आप समझ लें कि जो साधारण विधेयक होते हैं, अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं होते हैं तो संयुक्त अधिवेशन के द्वारा भी पारित किए जाते हैं। ये तो रहा डॉक्टर अंबेडकर का कथन। इससे संबंधित एक प्रावधान जान लें। जो अध्यादेश का कॉन्सेप्ट है, ये भारत में है, अमेरिका में नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है, भारत में ही है। भारत में जो संविधान निर्माता थे, वो उस समय ये सोचे कि तत्काल अगर कोई जरूरत पड़ जाती है भारत में, यानी देश में, इस शासन व्यवस्था में, सरकार के लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तत्काल कानून की जरूरत हो, तब उस समय और संसद सत्र में ना चल रहा हो, तब सरकार के सामने संकट की स्थिति आ जाए, इसके पहले उन्होंने अध्यादेश जैसी व्यवस्था को लाया, ताकि जो उस समस्या हो सकती है वो हो ही ना पाए और सरकार आसानी से अपना कार्य करे। लेकिन आप तो जानते ही हैं किस प्रकार दुरुपयोग होता रहा है। आप ये समझें इस एग्जाम्पल को। डीसी बधवा बनाम बिहार राज्य 1987। बिहार राज्य में 1967 से 1981 तक, बड़ा ही दिलचस्प है, इसी मैटर में बिहार राज्य को अध्यादेश प्रदेश भी कहा गया। कैसे? 1967 से 1981 तक वहां 256 अध्यादेश लाए गए। सोचने की बात है, 256 अध्यादेश लाए गए। और अध्यादेश कैसे थे? 1 साल से लेकर के कुछ अध्यादेश तो 14 वर्ष तक थे। इसका मतलब समझिए, कोई अध्यादेश लाया गया, कोई अध्यादेश लाया गया, 6 माह 6 सप्ताह चले गया, उसके बाद विधानमंडल सत्र आएगा, फिर सत्र स्थगित होगा, फिर अध्यादेश लाया जाएगा। बार बार ऐसा प्रयास किया गया और ये 1 नहीं 2 नहीं 14 वर्षों तक अध्यादेश लाया गया। तो 256 अध्यादेश लाया गया। अब आप कल्पना करिए किस प्रकार से खेल खेला गया। डीसी बधवा बनाम बिहार राज्य 1987 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह संविधान के साथ धोखाधड़ी है, इस संविधान के साथ एक क्रूर मजाक है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए कि बार बार अध्यादेश को रिपीट करना, क्योंकि अध्यादेश एक अस्थायी व्यवस्था है, अल्पकालीन व्यवस्था है। आप व्यवस्थापिका का स्थान अध्यादेश पूरी तरह नहीं ले सकता है, वो अब समय के लिए है, उस समय के लिए है जब व्यवस्थापिका सत्र में ना हो, तब आप बिल उस अध्यादेश के जरिए कानून बनाए या लागू करें, ये आपको अधिकार दिया गया है। लेकिन आप उसकी आड़ में बार बार अध्यादेश लाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय संविधान के प्रति क्रूर मजाक है, बहुत ही घटिया स्तर का मजाक है। तो अब आप अध्यादेश से संबंधित इस वीडियो में जितने भी बिंदु बनते थे, आप उन बिंदुओं का समग्र विश्लेषण देखें। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी हम वीडियो लाएं, उस वीडियो में उस टॉपिक से संबंधित तमाम जो प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों का समाधान हो। ऐसे ही आप अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय।